हेलो सी इंटरमीडिएट वॉरियर्स। आपके लिए नवंबर 22 के लिए एक टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यस गाइज, एवरी डे टॉप लेवल एजुकेटर्स आर टीचिंग यू लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन द प्लेटफॉर्म पे गाइज हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया है प्लस कोर्स एज वेल एज आइकॉनिक कोर्स। एवरी संडे देर इज अ कॉम्बैट सेशन विच आर हैपनिंग। कॉम्बैट जो कि है जिसमें हम लोगों ने सिस्टमेटिकली पिक एंड चूज किए हैं द हाईएस्ट लेवल ऑफ एमसीक्यूज फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इस कॉम्बैट सेशन को बिल्कुल भी ना भूले अटेंड करना। एंड सेकेंडली, ये जो प्लस और आइकॉनिक बैचेस है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैम अगर कंटेंट फ्री में है यहाँ पे तो बैच प्लान क्यों लेना। क्वेश्चन आया ना। अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि मैम बैच प्लान क्यों लेना, क्योंकि प्रोफेशनल स्टडीज हैपाजार्ड तरीके से नहीं होती। हाँ, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी सारा कंटेंट आपको दे रहे हैं। सो अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर की ज़रूरत हो। अब आता है बैच प्लान के बारे में। गाइस, बैच प्लान इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि सिस्टमैटिक पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो ओशन है यार सब्जेक्ट। इतना ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूमिनस पोर्शन है, वो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कहाँ हैप्पीज़ेड तरीके से कवरेज हो रहा है। सो वी हैव प्लान्ड अप द सिस्टमैटिक तरीके से एवरी सिलेबस पे। सो प्लस बैचेस के जो रेट्स है एंड आइकॉनिक बैचेस के जो रेट्स है वो कंपेयर कर लीजिए, इट इज द मिनिमम। एंड हाँ, यू कैन इवन यूज द कोड ऑडिट सार इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। You can even use K Sangvi Live. Don't forget to miss on this coupon code, educators coupon code, so that you can get maximum discounts. ठीक है, सो आज हमें करना है एक नया टॉपिक विच इज रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट। चल तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट्स एंड 700 सीरीज। चल, आई हैव एडेड ऐसे 700 के नोट्स टू वन नोट, तो अब शुरू कर देते हैं। सो स्पेसिफिकली स्पीकिंग, ये ऐसे 700 मतलब ऐसे 700 में क्या है। सबसे पहला वो लोग हमको हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं। हमें रिकॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग 200 अभी अभी पढ़ करके आए हैं। सो वी वेरी वेल अंडरस्टैंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहला चीज कहता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, भाई साहब आप प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके रखना, इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करके रखना, फ्रॉड फ्रॉड को डिटेक्ट करना, उसके अगेंस्ट में पॉलिसीज बनाना, ये सारा चीज आपका काम होगा। असेट्स जो है आपकी कंपनी के असेट, जैसे कि प्लांट, लैंड बिल्डिंग, कोई पेटेंट्स, लाइसेंस, कोई भी असेट्स है उसको सेफगार्ड करके रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। So you already we are very much aware that this is the responsibility of the management. So what is the purpose of audit? अगर मेरे मैनेजमेंट को ही ये सारा चीज करना था तो भाई साहब ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किए। सो ऑडिटर ऑडिट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू बूस्ट अप, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द इंटेंडेड यूजर्स। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस हिसाब से ऑडिट करते हैं दैट एनी यूजर हु इज यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज अ तसल्ली कि यार ये ऑडिटर भाई साहब ने चेक किया है ना, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी गुड। ऐसे 700 which talks about forming an opinion and reporting on the financial statements has two objectives. पहला, to form an opinion, यही हम लोगों ने कहा था, to obtain assurance and to express opinion. Same, to form an opinion and to express it clearly. मैंने कहा ठीक है, ऐसे 200 ने यही सिखाया था, fair। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आप एक ओपिनियन दे रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक ओपिनियन दे रहे हो, यू कैन नॉट गिव हैप्पीजार्ड ओपिनियन। आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब कोई के लिमिटेड में जा रहा है अपना ओपिनियन देने के लिए, तो क्या मन मर्जी आंख बंद करके उनको केवल इतना होगा के लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। अरे भाई, there are certain bases, there are certain evaluations which the auditor will have to do before expression of opinion. So what are these evaluations, समझो इसको। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि you need to evaluate सबूत। आप सबूत इकट्ठा कीजिए, कोरिलेट करने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो सबूत को इकट्ठा कीजिए एंड उसको इवेल्युएट कीजिए, पोस्ट दैट यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन। वो लोग कहते हैं देयर आर सम अनकरेक्टेड मटेरियल मिस्टेक। इसका मतलब समझो, द ऑडिटर व्हेन ही गोज टू के लिमिटेड, ही सॉ मल्टीपल ऑफ मिस्टेक में। उसको इन्वेंट्री के नंबर्स ऑफ वैल्यूएशन में गलती दिख रही थी, उसको इन्वेस्टमेंट्स में गलती दिख रही थी,
उसको कैश में गलतियां दिख रही थी। ये सारा जो मिसस्टेटमेंट है ना, ऑडिटर ने एक्यूमुलेट किया, ऐसा पोर्टली भर एक्यूमुलेट किया। अब ये मिसस्टेटमेंट उसने मैनेजमेंट को बताया कि रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट, आपकी कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम में डिफरेंशिएशन है मिसस्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने क्या बोला, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ। ऑडिटर ने 4 मिसस्टेटमेंट खोज करके रखी थी, पीपी, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स एंड डेटर्स। ये 4 आइटम्स में से मैनेजमेंट ने 3 आइटम्स की जो मिसस्टेटमेंट थी वो सुधार ली। तो जो चीज़ सुधर गई है, ऑडिटर को उससे अभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो चीज़ अभी सुधर गई है, जिसमें मिसस्टेटमेंट नहीं है, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, जो चीज़ बच गई, जैसे कि उन्होंने पीपी की मिसस्टेटमेंट को चेंज नहीं किया, इसका मतलब है ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अभी भी करेक्ट नहीं हुआ है। ये अनकरेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारे ओपिनियन पे हावी होगा, हमारे ओपिनियन के लिए ये decision making point हो सकता है। So the second evaluation which the auditor needs to do is corrected misstatement या uncorrected misstatement? Uncorrected misstatement. Focus. So this is uncorrected misstatement. मैम क्यों? Corrected misstatement होता तो अगर वो करेक्ट हो चुका है तो किस चीज का टेंशन? Corrected misstatement अगर ऑलरेडी करेक्टेड है तो कोई टेंशन नहीं होगा। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है दीज आर दैट मिसस्टेटमेंट जो ऑडिटर ने पाया एंड मैनेजमेंट ने इसके लिए कोई भी एक्शंस नहीं लिए। मैनेजमेंट ने कोई भी एक्शंस इस चीज के लिए नहीं लिए। इफ दिस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल, ऑडिटर नीड्स टू मॉडिफाई द रिपोर्ट। यू रिमेंबर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्वालिफिकेशन ऐड कीजिए। सो इफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल तो वी नीड टू मॉडिफाई द रिपोर्ट। ये था 2 इवैल्यूएशन, सबूत एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। इसके अलावा इवैल्यूएशन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। इसमें 2 प्रकार की इवैल्यूएशन है। पहला द क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, एंड दूसरा सम स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। दूसरा है स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है, हम मैनेजमेंट के जजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट, अगर आपने कोई एरिया को डिस्क्लोज किया है, आपने कोई एरिया को इवैल्यूएट करके उसके बारे में ओपिनियन मतलब डिस्क्लोजर दिया है, तो वो क्यों दिया है। सो वी ट्राई इवैल्यूएटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है, पैसे वाला अमाउंट वाला नहीं है। इवैल्यूएशन किस चीज़ का है, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। तो मैनेजमेंट के जजमेंट के डिस्क्लोजर्स को इवैल्यूएट करना, मैनेजमेंट की इस बेसिस पे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, पता है 260 में हम लोगों ने TCWG को कम्युनिकेट किया था, द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर्स, उसको इवैल्यूएट करना। इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, दैट इज द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। नहीं समझो। सी फॉर एग्जाम्पल ही इज अ मैनेजमेंट, हम लोग मैनेजमेंट के पास गए, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट को कहा कि सर अगर आप डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 रिकॉर्ड करते हो तो अर्निंग्स बढ़ेगी। आपने अननेसेसरी डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो कि होना चाहिए था 3 लाख, आपने अननेसेसरी 5 लाख बुक करके रखा है। मैनेजमेंट की आंखें चार हो गई, क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? मैंने कहा हाँ, आपने डेप्रिसिएशन गलत बुक किया है, सही मायने में डेप्रिसिएशन होना चाहिए था 3 लाख, बट आपने बुक किया है 5 लाख, अर्निंग 2 लाख से बढ़नी चाहिए। मैंने बोलता अरे मैडम तुरंत अपन चेंज करता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। मैंने कहा यस सर। हुआ क्या, वी वेंट टू द मैनेजमेंट को बताया कि दिस इज अ डेफिशिएंसी या फिर दिस इज मिसस्टेटमेंट, आप प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए। मैनेजमेंट ने तुरंत उसको करेक्ट कर। हम लोग फिर से गए मैनेजमेंट के पास एक दूसरा मुद्दा लेकर के। मैंने कहा मैनेजमेंट, आपने इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री ये सही वैल्यू नहीं की। इन्वेंट्री वैल्यू होनी चाहिए थी 15 लाख, बट आपने इसको बुक करके रखा है 20 लाख। आप उसको सही मायने में बुकिंग कर लीजिए, तो इससे आपका जो प्रॉफिट है ना वो 5 लाख से कम हो जाएगा।
मैनेजमेंट होता है क्या 5 लाख से प्रॉफिट कम हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपने AS2 या फिर इंड AS2 फॉलो नहीं किया है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एज पर AS2 इंड AS2 वॉट एवर द क्राइटेरिया इज इंड AS2। मैंने कहा ये आपने फॉलो नहीं किया है, आपको फॉलो करना चाहिए था। मैं लगातार मैनेजमेंट को कहती रही सर ये आपको करना है, सर आपको ये ऐसा इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है, ये गलत किया है। मैनेजमेंट एक्शन ही नहीं ले रहा, मैनेजमेंट एक्शन ही नहीं ले रहा है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट इज बायस। हियर यू कैन अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इज लैकिंग न्यूट्रलिटी। अगर मैनेजमेंट न्यूट्रल होता तो जैसे मैनेजमेंट ने तुरंत यहाँ पे स्टेप्स ले लिया वैसे मैनेजमेंट यहाँ पे भी स्टेप्स लेता, बट मैनेजमेंट ने ये नहीं किया। दिस इज अ फर्स्ट इंडिकेटर इंक्लूडिंग दिस इज एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट that increases earnings but not others, that means which shows the negative earnings या फिर decreases earnings। पहला मीनिंग समझा? चल नेक्स्ट, deficiencies, several deficiencies are noticed and मैनेजमेंट का कोई सुझाव ही नहीं है इसमें। समझा नहीं? समझो। वी वेंट टू द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को कहा कि सर अरे वो इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी है सर, आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट एकदम ही बेकार है सर, रिस्क असेसमेंट तो ढंग से चली मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो आप रिस्क को असेस करने के लिए, सर कंट्रोल एक्टिविटी नहीं है सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं। सेवरल डेफिशिएंसीज आर नोटेड बाय माय ऑडिटर, बट मैनेजमेंट in spite of having knowledge of these deficiency they are not taking any efforts, they are not taking any actions। this shows that management is biased। मैनेजमेंट को डेफिशिएंसी पता होने के बावजूद ये ऑडिटर ने पूरा पूरा कंटेंट ऑफ वीकनेसेस में, लेटर ऑफ वीकनेसेस में सब कुछ लिख करके दिया कि क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है, क्या इफेक्ट है, पीलू, यू रिमेंबर पीलू, तो ये सब कुछ लिख करके दिया। बट ऑडिटर के बोलने के बावजूद मैनेजमेंट ने कोई एक्शंस नहीं लिया। दिस इंडिकेट्स दैट द मैनेजमेंट इज बायस। कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, व्हाट आर द इंडिकेटर्स इंडिकेटिंग लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। तो ये दो एग्जांपल लिखेंगे कि सिलेक्टिव करेक्शंस, कई कई जगह पे करेक्शन किया, कोई कोई जगह पे करेक्शन नहीं किया। दूसरा एग्जांपल कि सेवरल डेफिशिएंसीज होने के बावजूद उन्होंने एक्शंस नहीं लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इसमें बायस इन मेकिंग एस्टिमेट्स। देखो मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था कि वी आर ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, वी आर नॉट आमिर खान, वी आर नॉट पीके, है ना, कि हाथ पकड़ करके समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो हम नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट ने ना इस चीज का फायदा उठाया। मैनेजमेंट ने क्या किया, कोई ऐसी चीज है जो अनसर्टन है वो अपने हिसाब से प्रॉफिट की इम्पैक्ट दिखाने के लिए ज्यादा शो की, कम शो की। अब हम जब भी पूछने गए ना कि सर ये ऐसा क्यों आपने मैडम ये तो एस्टिमेशन है, ये तो हमारा अजम्पशन है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स। सो यहाँ पे इट शोज बॉस मैनेजमेंट इज बायस, ठीक है। तो देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग बायस। पहला सिलेक्टिव करेक्शंस एंड दूसरा एस्टिमेशन। सिलेक्टिव करेक्शंस में और इंटरनली 2 एग्जांपल्स है, प्रॉफिट एंड डेफिशिएंसीज। कूल। सो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो जाता है कि ऑडिटर व्हेन ही इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ही हैज टू मेक द क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस इंक्लूड्स व्हाट्स, evaluations of judgment, evaluations of qualitative aspects of accounting policies, evaluations of the indicators indicating possible management bias। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। सो व्हाट इज स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस? स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस का मतलब होता है कि यहाँ पे वी ट्राई specifically evaluating whether the disclosures are adequate, whether the accounting policies are as per AFRF, whether the estimations are reasonable, whether the disclosures are intended to make the financial statement users understand the material transactions, terminologies used in the financial statements are appropriate। What is the meaning of the word terminology? See, आप कितने भी इच्छा मतलब आपको कितनी भी इच्छा हो कि जो डेटर है हमारी मिस टीना, ये मिस टीना को आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सुंदरी डेटर्स लिखना चाहते हो, हाँ हाँ सन्ड्री डेटर्स, तो आपकी कितनी भी इच्छा हो कि ये सुंदरी डेटर, ये मिस टीना हमारे लिए 50 करोड़ की डेटर है, बट आप ये नहीं लिख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 में इसको हमको ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स।
That is terminology. So terminologies should not be such that confuses the intended users. तुमको terminology straight जो शेड्यूल 3 कहता है वैसा वैसा ही यूज करना है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. So it is 5 things: adequate disclosures, accounting policies, estimates being reasonable, disclosures in order to make the users understand financial statements, terminologies are appropriate. ये इजी है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. सो इवैल्यूएशंस में 3 चीजों का इवैल्यूएशन करना है: SAAE, मिस स्टेटमेंट विच आर अनकरेक्टेड, एंड एज पर AFRF. AFRF में और 2, स्पेसिफिक एंड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में 3, जजमेंट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैनेजमेंट बायस. एंड स्पेसिफिक में 5, disclosures, accounting policies, estimates, enabling the intended users to understand the financials, and the terminologies are appropriate. ठीक है. तो यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन खत्म होता है. अब आता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. जाना पहचाना सा कंसेप्ट मिल रहा है. मैंने अभी जो इंट्रोडक्शन में लिखाया था, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड में ट्रू एंड फेयर, मॉडिफाइड में क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेम. नेक्स्ट आता है कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आर्टिकलशिप में आपने अगर कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट किया हो ऑफ एनी कंपनी, यू मे हैव कम अक्रॉस दिस स्टेटमेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. अगर आपने ऑडिट नहीं किया है फिर भी इट्स ओके. अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपने ये, दिस इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, तो आपने ये गूगल करके कहीं ना कहीं एनुअल रिटर्न्स, इवन कंपनी आप मेंबर्स, आपके पास शेयर्स है तो आपको मेल पे ये सारा डॉक्यूमेंट्स देता है. सो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का कंटेंट क्या है? चलो लिखना शुरू करते हैं. ऐसे 700 के हिसाब से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. कंटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो सबसे पहला चीज हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? टाइटल. What is the due title of our report? The title is Independent Auditors Report. हमारे रिपोर्ट का नाम क्या है? It is Independent Auditors Report. दूसरा, we write directly addressee. Who do we address our reports to? We address our report to the members of the company. The members of the company. तीसरा, ये क्वेश्चन आपका MCQ क्वेश्चन रह चुका है कि which is the opening paragraph of your report. सबसे पहला पैराग्राफ ऑफ योर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होता है? दिस इज ओपिनियन पैराग्राफ. ठीक है. सो दिस इज ओपनिंग पैराग्राफ. सबसे स्टार्टिंग में डायरेक्टली ओपन करते ही हम लोग क्या लिखते हैं? डियर मेंबर्स, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फलाना फलाना कंपनी, फलाना फलाना डेट पे ये डायरेक्टली ओपनिंग लाइन लिखना शुरू कर देते, कोई भी ब्लैबरिंग नहीं करते. तो मैम एक मिनट, ये ओपनिंग पैराग्राफ में क्या कंटेंट लिखते हैं? ओपनिंग पैराग्राफ में वी हैव टू स्टेट 1 2 3 4 5 थिंग्स. क्या क्या समझो? वी मेंशन द फैक्ट that we have conducted audit. Fact that we have conducted audit. So सबसे पहली लाइन में हम लोग लिखते ही ये है, we have conducted audit of name of the entity. We also in the opinion paragraph state the name of the entity जिसके लिए हम लोगों ने ऑडिट किया. Containing, अब यहां पे हम लोग लिखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये यहां पे लिखते हैं. कंटेनिंग
कंपोनेंट्स, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स? बैलेंस शीट, P&L, जो भी चीजें हम लोगों ने बनाई हैं, आपने लॉ में देखा होगा देयर आर फ्यू कंपनीज विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लोज। कुछ ऐसी कंपनी है जिसको कैश फ्लो नहीं बनाना होता, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है उसमें क्या क्या है, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, notes to accounts. We also have one another element of financial statement, that is statements of changes in equity. Statements of changes in equity. So we write all these things. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लोग पीरियड मेंशन करवाते हैं। सी बैलेंस शीट एज एट, तो वी नीड टू मेक दैट रेफरेंस दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फॉर द ईयर एंडेड व्हाट, पीरियड कवर्ड क्या है। So we have audited the financial statements of X Limited comprising of balance sheet as at 31st of March 2023, 24, 25, 22, जो भी साल है वो रेफर करो। And last but not the least, which are prepared as on the basis of. So we refer to the accounting policies used by the company for the preparation of the financials. So these are the 5 important elements the auditor needs to write in the independent auditor's report: the fact, entity, components, period and last the accounting policies. ठीक है, तो ये 5 चीजें हम लोग लिखते हैं। इसके बाद मैम मेन ओपिनियन कैसे लिखते हैं, इसके बाद हम लोग हमारा ओपिनियन लिख देते हैं ऐसा। So as per the information and explanation given to us by the management, we believe that the financial statements blah 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 is true and fair या modified है, वो हम लोग लिखेंगे। मेन तो ओपिनियन है ना, तो ओपिनियन के अलावा और कुछ लिखते हैं कि यस दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर, पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में यू राइट, देखो मैंने अभी अभी आपको बोला था ओपिनियन है तो अननेसेसरी हम लोग जाकर के ब्लैबरिंग नहीं करेंगे। ओपिनियन will be based on some basis of opinion. So the next point which you need to write is basis of opinion paragraph. Basis of opinion paragraph. अभी basis of opinion paragraph में 4 चीजें आती है, क्या क्या समझो। Point number 1, you need to make the user understand that you have fulfilled all your procedures, जो भी procedures आपको लगाने थे, you have already performed all your procedures which were required as per SAs. तो procedures as per SAs हम लोगों ने निभाए। Point number B, हम लोग लिखेंगे that we have complied with all the responsibilities stated under SAs. अगर आपको नहीं पता है हमारी responsibility क्या है, तो we refer to that responsibility paragraph. So पहला procedures as per SAs, दूसरा reference to responsibilities as per SAs. चार चीजें लिखते हैं। We have performed procedures as per SAs. तो एक मिनट ना, as per SAs का क्या मतलब है? You remember Companies Act? कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 10 चीख करके बोल रहा था, जोर से बोल रहा था कि ऑडिटर भाई आपको ऐसे ऐसे इसको फॉलो करना है, आपको ऐसे इसको फॉलो करना है। तो हम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग यही लिखते हैं दैट वी हैव complied with all the procedures, we have performed all the procedures as per the requirement of section 143(10) and complied with SAs. ठीक है, नेक्स्ट refer to responsibility paragraph. रेफर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, ये क्या है समझो। सो बीइंग एन ऑडिटर आई वांट माय यूजर्स टू नो कि रिस्पेक्टेड मेंबर्स आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में लिखा है वो मैंने किया है। तो हम लोग ऐसे नहीं है जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ,
वो जो भी डायलॉग है, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है दैट whatever I have committed to you, whatever I spoke to, whatever the content, whatever the responsibility lied in my hand, I have complied with that. If you don't know it, refer my responsibility paragraph. So, ma'am, in the auditor's report, do we need to write auditor's responsibility also? Yes. We also need to write auditor's responsibility paragraph. See, अब देखो, हमारे हमारे मेंबर्स को ये जानना जरूरी है, हैव यू कंप्लाइड विथ द एथिकल रिक्वायरमेंट्स? सो वो कॉपी पढ़ाया था, रिमेंबर? सो हमारे शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने स्टैंडर्ड्स परफॉर्म किया, बट क्या पता आप जा करके वहाँ पे मेंबर से, सॉरी, डायरेक्टर से मिल गए हो, कोल्यूशन कर लिया हो, एथिक्स ताक पे रख दियो, आपको खुद को कुछ नहीं आता हो। हम लोग कहेंगे कि वेट, वी हैव ड्यूली कंप्लाइड विद ऑल द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, वी हैव कंडक्टेड वर्क विद अ ड्यू कोड ऑफ कंडक्ट, एंड ICAI ने दिया हुआ जो प्रोफेशनल एथिक्स का कोड है उसके अनुसार हमने काम किया। सो वी विल राइट कि वी हैव परफॉर्म्ड ऑल आवर ड्यूटीज एज पर the code of ethics. Last but not the least, the above mentioned opinion is based on, सबसे पहला, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हमने ओपिनियन दिया है। So the last point what you write in the basis of opinion paragraph is SAAE, sufficient and appropriate audit evidences are obtained by the, क्लियर है इतना? पक्का श्योर? एकदम 100% यस? डन डन डन। सो यहाँ पे आपका 4 पैराग्राफ खत्म होता है। सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? टाइटल, देन एड्रेसिंग, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब स्टार्ट में बेसिस ऑफ ओपिनियन पे गाइस आप स्टार मार्क करके रखिएगा। क्यों? जब भी मैं आपको मॉडिफिकेशंस में लेकर के जाऊंगी ना, सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ओपिनियन पैराग्राफ में मॉडिफिकेशंस आएगा। यहाँ पे आएगा मॉडिफिकेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है तो क्या है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, क्या है। बट जैसे ही ये चेंज होगा ना, वैसे ही ये भी चेंज होगा। तो मैम बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या चेंज होगा वो एज पर 705 मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। इसके लिए यहाँ पे स्टार मार्क करके रखिएगा। वो स्टार में बाकी सारा थिंग रिमेनिंग सेम, सिर्फ बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या चेंज है वो मैं 705 में लिखाऊंगी। चलो नेक्स्ट, नाउ इजी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी बातें लिखते हैं विच इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, जैसे कि की ऑडिट मैटर and going concern. Key audit matter is a mandatory matter to be stated when you are auditing listed entities. जब भी आप listed company को audit करो, आपको ये mandatory है that you add the paragraph in your independent auditor's report named as key audit matter, and this will be stated as per, अभी तो ऐसे आ गया होगा, ऐसे, वेरी गुड, 701। गोइंग कंसर्न, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं हमारा कंपनी का, अगर कंपनी इज अनेबल टू, या फिर कंपनी का जो अप्रोप्रिएटनेस है टू कंटिन्यू, ये जो फंडामेंटल अजम्पशन हम लोग लिखते हैं कि कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड फॉर अ फोरसिएबल फ्यूचर, ये हम लोग रिपोर्ट करते हैं एज पर ऐसे 570। तो जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे 500 के टाइम में, ये समझ जाएगा आपको। मैम गोइंग कंसर्न मैंडेटरी है क्या? नहीं, गोइंग कंसर्न मैंडेटरी नहीं। अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न इंटैक्ट है, चलते रहने दो, अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे एज पर 570। इजी। अब आता है नेक्स्ट 7 and 8। अब आते हैं मुद्दे की बात कि भाई देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर से एक बार गो थ्रू करवा लेते हैं। स्टार्टिंग में यू रिमेंबर हम लोगों ने जब भी ऑडिटर आया तो एंगेजमेंट लेटर लेकर के आया था, ऐसे 210 का, मैनेजमेंट को देता है, बोलता है कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑडिटर ऑडिट करके जा रहा है, तो जब भी आया था तभी एंगेजमेंट लेकर के आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए। अब ऑडिटर जा रहा है तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये लिख करके जाएगा कि क्या तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हम लोग चीजों को ना क्लियर रखने में भरोसा करते हैं, हम लोग बातें घुमाते नहीं, जो है वो है। ठीक है, सो यहाँ पे वी राइट अबाउट management's responsibility and auditor's responsibility. Management's responsibility, auditor's responsibility.
मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेम वही चीज़ें आएगी जो हम लोग कहेंगे, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन, असेट का सेफ गार्डिंग, इंटरनल कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ किसकी जिम्मेदारी होगी? ये सब कुछ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्हाट डू यू राइट? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में यू राइट, प्रिया जी सुनो तो, प्रिया जी सुनो तो, प्रिया जी। पी स्टैंड्स फॉर, हम लोग स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रवचन देते हैं। स्टार्टिंग में कहते हैं कि हम लोग सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, हमारा ओपिनियन रीजनेबल ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन इज नॉट अ गारंटी। हम लोग ये भी लिखेंगे कि देखो हमारा ओपिनियन होने के बाद भी फ्रॉड मे एग्जिस्ट, जो डीपली रूटेड फ्रॉड है वो और भी हो सकता है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, रीजनेबल ओपिनियन देंगे, हमारा ओपिनियन इज नॉट ऑन द फ्यूचर वायबिलिटी, हम लोग कुछ भी फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर रहे, हम गारंटी वारंटी नहीं दे रहे, हमारे ऑडिट करने के बाद भी फ्रॉड वॉड हो सकता है। मैंने अभी अभी बोला ना, हम सीधी बातें करेंगे, जितना काम किया उतना बताएंगे, ज्यादा ब्लाबर नहीं करेंगे। ये देखने के बाद हम लोग लिखेंगे वी हैव एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, जो ऐसे 200 ने बोला था। We have also exercised professional skepticism. We have assessed risk of material misstatement. We have evaluated the internal controls of the company. We have checked the appropriateness of accounting policies. Going concern. We have evaluated entities assumption with regards to going concern. तो हम लोगों ने ये सारा काम किया है। Also, हम लोगों ने कंपनी का स्ट्रक्चर इवेल्युएट किया है कि किससे बात करना, किससे बात नहीं करना, कंपनी की कोई होल्डिंग सब्सिडरी असो ऐसी कोई कंपनीज है क्या, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर इवेल्युएट किया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ये निभाते निभाते मैंने अबाव मेंशन ओपिनियन दिया। ठीक है, सो इट इज प्रिया जी सुनो। So what do you write in your auditor's responsibility paragraph? You write, it is the opinion which is reasonable, it is not a guarantee, fraud may occur. We have not given any assurance about the future viability of the company. कोई future viability के लिए comment नहीं, not a guarantee and future viability के लिए comment नहीं। ठीक है, बोला इतना। अब रुको, the very important point out over here, point number 9, location of auditors रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये लोकेशन क्या है समझो। सी, कंपनीज एक्ट के तहत हमको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कि IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख करके रखते हैं, हम लोग ये बोल करके रखते हैं कि रिस्पेक्टेड कंपनी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने मेन बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखी है, अभी तो लिखी ना, मेन बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिखी। कई बार हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से इन द फॉर्म ऑफ एनेक्जर्स देते हैं। कई बार हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेबसाइट पे लिख करके रखते हैं कि ये फलाना फलाना एक्ट के साइट पे जाओ, वो जो एक्ट कहता है ना वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हर जगह पे हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोकेस करके रखी। सो एट द एंड 700 हमें ये भी कहता है कि इफ इट ऑल यू वांट टू शो locations where auditor's responsibility are stated, you can very well write that as well. So मैम कहाँ कहाँ responsibilities लिखी जाती है, where are the locations situated? So ये 3 जगह पे होती है guys। पहला, in the main body of the financial independent auditors report,
दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ एनेक्जर्स, जो एडिशनल रिपोर्टिंग देते हैं हम लोग आईएफसी के लिए, हम लोग एनेक्जर्स अटैच करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली इन्फोसिस का रिपोर्ट भी बताऊंगी, सो रिलैक्स, आपको समझेगा कि मेन बॉडी का मतलब होता है ये एनेक्जर्स। जैसे कि हमारा मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन खत्म हो गया, वी ऑल्सो अटैच सम एनेक्जर्स, जैसे कि कारो एज एन एनेक्जर जाता है, आईएफसी के ऊपर रिपोर्ट देना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट वो अलग से जाता है। सो ये जो अलग अलग रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं ना, विच इज अटैच टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, यहाँ पे भी हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं, तो दैट इज एनेक्जर्स। And third, some kind of websites, some kind of sites where legally the responsibilities are stated. ठीक है, तो उसको रेफर करना। सो देयर आर 3 एरियाज वेयर द लोकेशंस कैन बी रेफर्ड। अब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, इजी इजी वाला पॉइंट बचा है। पॉइंट नंबर 10, यहाँ पे हम लिखते हैं लीगल एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग। ऑफ रिपोर्टिंग, अब ये एक चीज़ क्या है समझो, कंपनीज एक्ट के तहत देर इज वन सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 विच स्पीक्स अबाउट रिपोर्टिंग। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी वगैरह वगैरह, इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं, वो जे तक के पॉइंट्स। फिर ऑल्सो 143(11) जहाँ पे कारो के रिपोर्टिंग के बारे में बात की। सो यहाँ पे ये है अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो एक्ट के तहत आपको रिपोर्ट करनी होती है। सो पैरा नंबर 10 में हम लोग क्या कहते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन के तहत हमको ये रिपोर्टिंग देना था, तो ये लीजिए। फिर हम लोग वहाँ पे पॉइंट नंबर बी लिखेंगे, ए बी, कि सीजी ने भी हमको बोला था कि कारो रिपोर्टिंग करना है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट एनेक्जर लगाया है, वो रिपोर्टिंग किया है मैंने और उसके लिए सेपरेट एनेक्जर लगाया है, तो ये रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग। अब आता है लास्ट पॉइंट 11, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस। सिग्नेचर में हम लोग 4-5 चीज़ें लिखते हैं। 4 चीज़ें तो वी वेरी वेल नो, मेंबर का नाम एंड मेंबरशिप नंबर, फॉर फर्म का नाम एंड फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको MRN कहते हैं, इसको FRN कहते हैं, मेंबर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड दिस इज फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 4 चीज़ें लिखने के साथ साथ नाउ देयर इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट टू राइट इज यूडिन, यूनिक डॉक्यूमेंट्री आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो ये 5 चीज़ें इन टोटलिटी हम लोग सिग्नेचर वाले एलिमेंट में लिखते हैं। किसने साइन किया है, कौन है एंगेजमेंट पार्टनर, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, ही इज एक्टिंग एज एन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर विच फर्म, फर्म और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। Also, now there is a separate council guidelines that every time the auditor is signing the report, you need to generate a unique document identification number. तो आपको ये यूडिन जनरेट करना है और लिखना भी है। फेलिंग विच दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये मिसकंडक्ट में आता है। अगर ये नहीं लिखा, यूडिन जनरेट नहीं किया, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाए। यू राइट द डेट व्हेन यू साइन द रिपोर्ट एंड प्लेस में यू राइट द सिटी, यू कैन राइट बेंगलोर, यू कैन राइट मुंबई, तो जो सिटी है ना, सिटी, आपको लोकेशन टाउन पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, प्लेस में यू राइट द सिटी जहाँ बैठ करके आप रिपोर्ट साइन कर रहे हैं। इजी, परफेक्टली फाइन। चलिए किताब में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पे ज्ञान देना बाकी है, वो मैं तुमको बाद में समझाऊंगी। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा, इसके ऊपर ना मैंने MCQs भी है एंड क्या, इसके लिए MCQs भी है एंड ये आई गेस ओल्ड सिलेबस में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं समझाऊंगी आपको आगे। So what are the contents? Title, addressee,
ओपिनियन पैराग्राफ, उसमें 5 चीज़ें लिखते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ ओपिनियन 4 चीज़ें लिखते हैं। देखो, रेफर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड विद, सबूत पाया है। गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ गारंटी मिसस्टेटमेंट कैन अकर। प्रिया जी सुनो तो, लोकेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 143(3) एंड 143(11). साइन, सिग्नेचर में क्या लिखते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर्स का सिग्नेचर लिखते हैं। पार्टनर प्रोप्राइटर है, आईसीआई का जो मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑडिटर्स एड्रेस, सिटी, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस, डन। अभी डेट में देर आर फ्यू ऐसे वाले कंटेंट जहाँ पे हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। दैट अगर सब्सिक्वेंट इवेंट मिला तो क्या करेंगे, रिपोर्ट रिवाइज करेंगे या नहीं करेंगे। सो फिलहाल के लिए ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स अपना हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट सीरीज जब भी स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना लिख दो, जब तक आपको एविडेंसेस नहीं मिलता तब तक आपको रिपोर्ट का डेट नहीं लिखना। जैसे आपको ये पता चल गया ना मुझे सारे सबूत मिल गए हैं, अब मैं रिपोर्ट को साइन करने को तैयार हूँ, उस डेट को लिख देने का, एंड देयर यू कंप्लीट योर रिपोर्ट। अब आता है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पे। या दिस इज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है समझो। देखो, कई बार हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज ओवर एंड अबाउट चीज़ें लिखी हुई। मैं मतलब समझा दें, जैसे हम लोग फॉलो करें इंड एस एंड शेड्यूल 3, हम लोगों ने इंड एस फॉलो किया है और शेड्यूल 3 फॉलो किया है, ठीक है। अब ये जो इंड एस है ना, इंड एस, ये इंड एस में जो प्रेजेंटेशन देना था, कंपनी का जो फ्रेमवर्क है वो फेयर फ्रेमवर्क है। कंपनी वांट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन द फेयर फ्रेमवर्क। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फेयर फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो कंपनी थोड़ा सा डिस्क्लोजर ज़्यादा कर सकता है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दी है जो उनके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये लिखना है, हमको लिखना है, बट ऑडिटर्स के हिसाब से ये इंटीग्रल पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब दिस इज ओवर एंड अबाउट, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द फाइनेंशियल्स। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन विच इज स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दो। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पे तुमने चिट्ठा पिट्ठा दे दिया यार हमको, तो हम लोग कहेंगे supplementary information when it is not required by AFRF but it is an integral part of financial statements। हम बाइफर्केट नहीं कर पा रहे, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर के पास कोई और चारा नहीं है, जजमेंट लगाओ, इसको इवैल्यूएट करो एंड यू शुड कवर दिस इन योर ओपिनियन, ठीक है। सो ऑडिटर शैल अप्लाई जजमेंट, यू शुड कवर दिस इन योर रिपोर्ट। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय AFRF, ठीक है, बट इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे वाह, मतलब वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखा ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इफ इट इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड, अलग अलग है, तो हम हमारे ओपिनियन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज़ इन्फॉर्म करके आएंगे कि देख भाई, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो है इस पार्ट पे, ये है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने नहीं चेक किया है और ना ही ओपिनियन दिया। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, वो इस तरीके से लिखा है कि बाइफर्केट ही नहीं हो रहा, सब खिचड़ी बना करके रखी है यार, बीच बीच में डाला हुआ है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, तो क्या करें। तो हम लोग मैनेजमेंट को बोलेंगे कि सर इफ एट ऑल यू कैन चेंज द प्रेजेंटेशन, दैट विल गिव अ फेयर आइडिया कि मैं इसको ओपिनियन में ना लिखूँ तो बाइफर्केट कर सकूँ। इफ द मैनेजमेंट refuses, then the auditor shall identify the unaudited supplementary information and explain it in the report. Such supplementary information has not been audited, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करके हम लोग ये लिखेंगे कि इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। उसको नहीं समझ करके या फिर उसके ऊपर ओपिनियन नहीं प्राप्त करके भी शेयर होल्डर्स अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कर सकता है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट। सो दो चीज़ें हैं, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड बाय AFRF बट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, नॉट रिक्वायर्ड बाय AFRF बट इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। नॉट इंटीग्रल पार्ट में दो चीज़ आएगी, दे आर डिफरेंशिएटेड, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। इफ इट ऑल दे आर डिफरेंशिएटेड तो शान बैठ जाओ, नॉट डिफरेंशिएटेड है मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ,
फिर भी वो लोग चेंज नहीं कर रहे, तो यू आइडेंटिफाई विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, club it together and clearly state it in your financial statements कि it is not integral, not required by FRF. मैनेजमेंट ने फुकट ऐसा लिख करके रखा है, मैंने कोई ओपिनियन नहीं दिया इस चीज के बारे में. सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसके बारे में एक एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगी आपको, इतना कर लीजिए फिर एमसीक्यू लेकर के जाते हैं. चल एमसीक्यू के लिए आगे बढ़े. सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मतलब AFRF को चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए. बट इट इज नेवरदलेस एन इंटीग्रल पार्ट of the financial statements. Okay, it is an integral part of the financial statements because it cannot be clearly differentiated. बोलता है उसको differentiate नहीं कर सकते from the audited financial statements due to its nature or how it is presented shall be covered in the auditor's opinion. Now ऐसे information को auditor's opinion में cover करना है true या false? Yes. It is an integral part. Because it is an integral part of the financial statements, हम लोग क्या कहेंगे? It is an integral part. So do we need to cover it? Yes, we need to cover it in the financial statements. The answer is true. Fair? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? It was question number 3, right? Question number 3, it is A. The answer is true. Fair? चल, so यहाँ पे आपका ऐसे 700 समाप्ति की घोषणा लेता है. अब हम लोग शुरू कर लेते हैं ऐसे 705. चल देते हैं. So here you go. Modifications in your independent auditors report. So modifications के लिए मैंने जब भी आपको explanation दिया था, I made you all understand there are 3 forms of modification: qualified, adverse, disclaim. अभी qualified, adverse, disclaim are based on the 2 major parameters कि जो misstatement है ये material है, pervasive है या नहीं. misstatement है वो material है as well as pervasive. So there are 2 forms. चलिए चेक करते हैं. So if as per the auditor's opinion misstatement is material, अमित वाला केस, misstatement is material but not pervasive, तो हम लोग कहेंगे कि उसको निकाल बाहर करो, उसको बोलो qualified opinion. Where you have already obtained sufficient and appropriate audit evidences about the financial statements are misstated, तो हम लोग क्या कहेंगे? True and fair except for. Next, if at all the misstatement is material as well as pervasive. आपको सबूत मिला है, यहाँ पे लिखो SAAE obtain. आपको सबूत मिला है कि और मैक्सिमम एरियाज में मिसस्टेटमेंट है, यू विल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन दैट इज नॉट ट्रू एंड फेयर. ये वाला चीज और एक बार देख लो. बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एविडेंसेस मिला ही नहीं. यू ट्राइड कॉलिंग द स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू ट्राइड कॉलिंग द स्टूडेंट्स बट एविडेंसेस नहीं मिला. यू ट्राई गिविंग एन ओपिनियन दैट आई डोंट नो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. सो इट इज आई डोंट नो सिचुएशन. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यू कीप योर ओपिनियन रिजर्व. अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज दिस. समझो, हम लोगों ने सारे ही ऑलमोस्ट स्टूडेंट से बात की, द थिंग्स वर गुड. आई ट्राई डायलिंग द कॉल टू अमित. अमित एज ऑलवेज बिजी रहता है, टाइम पास करता रहता है इधर उधर. अमित का फोन ही नहीं लगा. सो अब एक मिनट, अमित का अगर फोन नहीं लगा तो क्या मैं अमित के बारे में गलत चीजें बोल दूं? इंडिया में लोग ऐसे ही बोलते हैं, किसी के बारे में नहीं पता तो गलत बोल दो. बट एथिकली ये सही रहेगा? नहीं रहेगा. यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अमित के बारे में मुझे चीजें पता नहीं है, सो आई कैन नॉट से ही इज रॉन्ग. सो व्हाट शुड आई से? आई विल इग्नोर, मतलब आई विल नॉट कमेंट ऑन हिम. rather what I can do is I can make a qualified situation and ये बोल सकती हूँ कि possible effect, अमित सही भी हो सकता है, अमित गलत भी हो सकता है, I don't know. Why मैम you don't know? Because I have not obtained evidences.
मैम वाई हैव यू नॉट ऑप्टेड एविडेंसेस? हो सकता है रेस्ट्रिक्शंस है, हो सकता है इम्पॉसिबल है, हो सकता है सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? सो इफ एज पर द ऑडिटर्स जजमेंट द मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल नॉट परवेसिव, इसके बारे में आपको एविडेंसेस नहीं मिले, तो हम लोग बोलेंगे सबके बारे में ओपिनियन तो दे दो, अमित के बारे में ओपिनियन मत दो। तो इसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ। व्हाट इज पॉसिबल इफेक्ट ऑफ? वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वी नेवर नो। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। मैम क्यों ऐसा ओपिनियन दे रहे हो? बिकॉज एविडेंसेस नहीं मिला है। अगर एविडेंसेस मिलता तो हम लोग सीधा बोलते एक्सेप्ट फॉर अमित, वो गलत ही है, एक्सेप्ट फॉर अमित एल्स एवरीवन इज ट्रू एंड फेयर। बट अमित के बारे में एविडेंसेस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अमित, सही भी हो नहीं भी हो, आई डोंट नो, एल्स एवरीथिंग इज ट्रू एंड। मैम 1 मिनट, अगर मैक्सिमम बच्चों के लिए आपको एविडेंसेस नहीं मिला तो हम लोग चुप ही पड़ जाएंगे ना, पूरे क्लास के लिए मेरे पास कोई ओपिनियन नहीं। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज MCQ क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। सो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव? ये हम लोगों ने कर लिया। नॉट कन्फाइंड, सब्सटैंशियल पोर्शन, या फिर इट रिलेट्स टू द डिस्क्लोजर्स विच आर फंडामेंटल। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता है मैंने अभी 700 में तारा मार्क करवाया, अब आता है तारा जमी पर। देखिए गाइस, अगर आपका ओपिनियन चेंज होता है, ओपिनियन अगर मॉडिफाइड होता है, तो आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन भी चेंज होगा। कैसे? 4 एलिमेंट्स, HQDT। क्या है ये? एच क्या चेंजेस होगा? HQDT। व्हाट इज दिस? समझो। सबसे पहला चेंज होगा हेडिंग। जैसे कि ओपिनियन पैराग्राफ है क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या एडवर्स, वैसे ही बेसिस ऑफ ओपिनियन हम लोग लिखेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हेडिंग चेंज हो जाए। अनमॉडिफाइड में क्या लिखते थे? बेसिस ऑफ ओपिनियन। मॉडिफाइड में क्या लिखेंगे? बेसिस ऑफ जो भी चीज़ है, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेम्ड ओपिनियन। अब क्यू से आता है यू नीड टू एक्चुअली स्टेट द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द मिसस्टेटमेंट। क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप क्या कहते हो? यहाँ पे आप क्वांटिफाई करते हो कि कितना मिसस्टेटमेंट है, क्यों मटेरियल है ये, कितना अमाउंट पाना चाहिए था, कितना अमाउंट सही नहीं बैठा है, तो वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स देना होगा। नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोजर्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है गाइस। डिस्क्लोजर्स अगर मिसलीडिंग है जो कंपनी ने दिए हैं, सो उस डिस्क्लोजर्स के बारे में बताओ कि सो एंड सो फलाना फलाना डिस्क्लोजर्स इज मिसलीडिंग, सो डिटेल्स ऑफ सर्च डिस्क्लोजर्स, ये देना पड़ेगा बेसिस ऑफ ओपिनियन। मिसस्टेटमेंट तभी भी होगा इफ डिस्क्लोजर्स आर ओमिटेड, दैट इज ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर्स। तो यहाँ पे भी यू नीड टू डिस्क्लोज सर्च फैक्ट। क्या फैक्ट? कि एक ऐसा डिस्क्लोजर था जो होना चाहिए था एज पर AFR, बट द कंपनी हैज फेल्ड टू डिस्क्लोज, फेल्ड टू मेक सर्च नोट्स टू अकाउंट्स अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये डिस्क्लोजर्स हम लोग तभी ही देंगे, ये फैक्ट हम तभी ही ऐड ऑन करेंगे इफ इट इज अलाउड बाय लॉ, अनलेस इट इज
प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, सो डिस्क्लोजर्स के बारे में दो चीज़ें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है तो फैक्ट बताएंगे कि ये जो फैक्ट है, ये जो डिस्क्लोजर्स है वो मिसलीडिंग है, सही नहीं है। अगर ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर्स है तो हम लोग ये भी बताएंगे कि देयर इज ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर, ये सही नहीं किया, ये फैक्ट बताना चाहिए था, इससे शायद इंटेंडेड यूजर्स को सही मायने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना पता चले। एंड टी स्टैंड्स फॉर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओपिनियन आपने दिया हो, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस जो आपने दिया हो, हम लोग यहाँ पे भी 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हो सकता है आपने दिया है डिस्क्लेमर ऑफ रिपोर्ट, या आपने दिया है एडवर्स रिपोर्ट। गाइज अगर आपने डिस्क्लेम्ड ओपिनियन दिया है, सो डोंट यू फील आपको सबूत नहीं मिला है, तो कैसा आप बेसिस ऑफ ओपिनियन का चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि वी हैव ऑब्टेन्ड सबूत? अरे सबूत नहीं मिला है तभी तो डिस्क्लेमर आ रहा है। सो सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे आपको करना है, नॉट टू स्टेट दैट यू हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, क्योंकि मिली नहीं है ना, सच्ची बात। दूसरा, ऑल्सो नॉट टू रेफर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, समझा नहीं, समझो। यू रिमेंबर बेसिस ऑफ ओपिनियन में वी राइट 4 थिंग्स, वी हैव अप्लाइड प्रोसीजर्स एज पर एसेस, we refer to the responsibility paragraph, we have complied with the responsibilities as stated in the responsibility paragraph. अगर 1 मिनट आपका ओपिनियन है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब यू हैव नथिंग टू स्टेट, तो क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो और इतना शीना ताने शान से आपको ये बोलना है कि भाई मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, काहे की निभाई? आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेस ओपिनियन। जब भी आप ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभी ना, राइट? सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, नॉट टू स्टेट दैट यू हैव ऑब्टेन्ड एविडेंसेस, एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ऑल्सो यू कैन नॉट रेफर कि हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आएगा इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। पहले तो बेसिस ऑफ ओपिनियन याद करो, यू रिमेंबर बेसिस ऑफ ओपिनियन, here so we what you used to do is we used to refer कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एंड हमने वो निभाई है, तो ये नहीं आएगा डिस्क्लेमर में। एज वेल एज हम लोग ये नहीं बता सकते कि हमको एविडेंसेस मिला है, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तभी आया जब हमको एविडेंसेस नहीं मिला। तो ये दोनों पैराग्राफ नहीं रेफर, गॉट इट? सो डिस्क्लोजर्स में ये, एंड एडवर्स ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा मटेरियल एंड परवेसिव मिसस्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन विल बी चेंज्ड इफ द ओपिनियन इज मॉडिफाइड। सो इट इज HQDT। क्या है ये? HQDT। इजी अंडरस्टैंडिंग? खत्म हो गया स्टैंडर्ड। हेडिंग चेंज होगा, डिस्क्लोजर्स ऐड करने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आएगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि क्या क्वालिफिकेशंस है, नॉन डिस्क्लोजर ओमिशन, अगर क्वालिफाइड एडवर्स है तो हम लोग सबूत के बारे में बताएंगे, और डिस्क्लेमर है तो हम लोग नहीं रेफर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ एंड सबूत। So there you complete SS 705. The next standard which we are going to start is SS 706. So अभी हमको स्टार्ट करना है SS 700 सीरीज की प्रैक्टिस सेशन। क्या क्या कर लिया हम लोगों ने पढ़ाई की कि SS 700 सीरीज में क्या होता है।
फिर हम लोगों ने देखा कि टोटल इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में कैसे कैसे रिपोर्टिंग होता है, प्रोसीजर्स होता है, वगैरह वगैरह. देन वी एक्चुअली सॉ वन प्रैक्टिकल independent auditor's report. Now it is a good time to start with the question and answers. So the very first question right here, right now, CA Yash, a statutory auditor of Lakshmi Vardhan Limited for the financial year 2021, in the respect of loans and advances of rupees, oh my god, 55 lakhs given to Sarvagya Private Limited. The company has not furnished any agreement to Yash. In absence of the same, he is unable to verify the terms of the payment, chargeable or chargeability of the interest and other terms. What kind of opinion should CA Yash give in such situation? Goes without saying, एकदम ही baby level question है. Modified report देंगे हम लोग. This is a modified opinion. So wherein you have given loans and advances to some sister concern, you are not furnishing the details. Currently दिमाग में ये वाला point आएगा कि दिल ना लिया वाला point. But understand वहाँ पे दो चीज़ें हैं, something which is very important. मैं सिर्फ explain कर रही हूँ, just pay attention. See, reporting दो तरीके से होती है. एक legal requirement जो law चाहता है, और एक ऐसे 700 सीरीज जो हमसे हमारे स्टैंडर्ड चाहते हैं. यहाँ पे वो लोग स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन, मतलब आपको टाइप ऑफ ओपिनियन देना है ओवर दिस. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. बिकॉज इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अमाउंट इज ऑल्सो सब्सटेंशियल, दिस इज मटेरियल एज वेल एज परवेजिव. सो हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए अगर हमको एविडेंसेस नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट, देखो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दे आर not giving us the information, we are not able to verify this, so we need to give dual opinion. कि if this 55 lakh is pervasive in nature, we will give disclaimer of opinion. And दूसरा, if this is material not pervasive, then the auditor can give qualified opinion. So all in all, modifications will come, and based on the pervasiveness of the matter for which you are unable to obtain evidences, आप देंगे either qualified or disclaimer of opinion. So in the present case, with respect to the loans and advances, 55 lakhs to Sarvagya Private Limited, the company has not furnished blah blah blah. In absence of information, you are unable to check the terms of the repayments and stuff. So हम लोग बोलेंगे कि see, look at this, we will give the qualified opinion. So as per the assumptions which is taken by the institute, वो लोग बोलते हैं कि this matter is material but not pervasive, क्योंकि एक single element में ही मुझे checking करने नहीं मिल रहा. तो we will write in the opinion best of the knowledge, except for the loans and advances given by Vardhan to Sarvagya Limited, else everything is true. ठीक है, else everything is in the conformity. एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन में भी हम लोग को क्वालिफिकेशंस को ये लिखेंगे. मैंने आपको बोला था जब भी आप मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. यू नो HQDT टी में मैंने आपको बोला था कि जो भी क्वांटिफिकेशंस है विथ रिगार्ड्स टू द मिसस्टेटमेंट, यू नीड टू इलैबोरेट दैट. तो हम लोग यहाँ पे इलैबोरेशन देंगे कि यार हमसे एविडेंसेस मिले नहीं तो चेक हो नहीं पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, write a short note on the certificate of the special purpose in the audit report. See, understand, when we talk about special report and auditor's report, certifications are always based on the factual grounds. हम लोग बोलेंगे कि सर्टिफिकेशन में आपने आर्टिकलशिप में शायद देखा हो कि बैंक के लिए सबमिट करना है स्टॉक स्टेटमेंट, तो आप वहाँ जा करके जो फैक्चुअल डेटा है उसको मैच करते हो, यू साइन इट कि हाँ यही डेटा है विच आई वाउच फॉर. तो दीज आर द सर्टिफिकेशन. स्पेशल पर्पस क्यों लिखा है? क्योंकि ये सर्टिफिकेशन अरे गहरे नट्टू गहरे राह चलते इंसान के लिए नहीं होता. ये सर्टिफिकेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे कि लोन लेना है, फाइनेंशियल रेस करवाने हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाना. ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड इज अ very good reasonable assurance on the historical financial statement. So this is the differentiation between the same. ये differentiation आगे भी मैं इन्वेस्टिगेशन और ड्यू डिलिजेंस में करवाने वाला हूँ. यहाँ पे आप एस्टिमेशंस, फेयर वैल्यू, इन सब के बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे, स्केप्टिसिज्म के बेसिस पे रिपोर्ट देंगे. यहाँ पे इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. Yeah. Next, KPI Limited is a company on which international standards on auditing are applicable along with the standards on auditing issued by ICAI. Oh my god, मतलब दो स्टैंडर्ड लागू हो रहे हैं. कौन से? कुछ तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं अलॉन्ग विद एसिस. ठीक है, सो कंपनी हो सकता है कोई सबसी कंपनी है, किसी और की कंपनी है, तो वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा एप्लीकेबल.
The company appointed new auditor for the audit of the financial statements for the year ended 31st of March 2019 after doing all the appointment formalities. Okay. Therefore, the auditor's report refer to international auditing framework. अरे यार ये तो गलत हो जाएगा यार, आप इंडिया में रह करके इंटरनेशनल फ्रेमवर्क रेफर कर रहे हो. क्वेश्चन क्या है समझो, वेरी ब्रिलियंट, मार्केट एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. थरो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना है यहाँ पे. इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय ICAI, मतलब जो ऑडिटर है उसने दोनों ही रेफर किया है. क्यों इतना ज़्यादा ऊपर ऊपर चला जा रहा है, एक सेकेंड. या एज एन एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज दैट ऑडिटर, मतलब जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, रिगार्डिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द ऑडिट कंडक्टेड एज पर बोथ द स्टैंडर्ड्स. अब देखो RTP का पूछा हुआ क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा है. वेरी ब्रिलियंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट. समझो, व्हेन यू बीइंग द ऑडिटर ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन 2 सेपरेट फ्रेमवर्क, मतलब आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी फॉलो कर रहे हो विच आर इशूड बाय ICAI, आप कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर रहे हो एज प्रिस्क्राइब बाय सम अदर जुरिस्डिक्शन. कूल. मुद्दा ये नहीं है प्रोसीजर्स क्या फॉलो करो, मुद्दा ये है रिपोर्टिंग कैसे करोगे. समझो, अगर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क आर इन पैरिटी विद द स्टैंडर्ड्स विच आर एप्लीकेबल इन इंडिया तो दिक्कत ही नहीं है. दे आर इन पैरिटी, आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो रिपोर्टिंग दोगे अल्टीमेटली इट विल बी इंक्लूडिंग दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. पॉइंट नंबर 2, जब भी आपका इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग इज वे डिफरेंट देन डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो उस केस में क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम इंडिया में दिए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो और नोट लिख दो, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं दे सकते. तो चलो, वी विल रीड दिस आंसर थरली. ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बोथ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय ICAI एज वेल एज इंटरनेशनल. तो क्या करेंगे, एज पर SA 700 forming an opinion and reporting on the financial statements, an auditor may be required to conduct an audit in accordance with, in addition to, standards on auditing issued by ICAI, international standards which are prescribed by some another jurisdiction. If this is the case, the auditor may refer to the standards on auditing in addition to the international standards. But the auditor shall do this only if, ये रेफर कब कर सकते हैं, ओनली इफ. पॉइंट नंबर 1, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. बोलता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको हम लोग ISAs बोलते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विथ SAs विच आर प्रिस्क्राइब बाय ICAI ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन एंड दोज ऑफ SA वुड लीड द ऑडिटर टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन. मतलब इतना देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट. अगर कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ और ओपिनियन, यहाँ पे कुछ और ओपिनियन है, तो बॉस आप दोनों फॉलो मत करो. आप कब दोनों फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वेर इन द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू सेपरेट रिपोर्टिंग्स. और ऐसा भी स्थिति नहीं है कि एक में यू आर रिक्वायर्ड टू ऐड एम्फोसिस और दूसरे के स्टैंडर्ड के हिसाब से यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड एम्फोसिस. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड्स अ मिनिमम ईच एलिमेंट set out in the auditor's report prescribed by laws and regulations as laid out by the standards on auditing. मतलब क्या, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारा इंडियन लॉज भी फॉलो होता है. मैंने अभी अभी आपको 700 का सीरीज़ पढ़ाते टाइम पढ़ाया कि अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है हमारी. तो हमारे स्टैंडर्ड्स ने हमारे लॉ का ध्यान रख लिया, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे लॉ का ध्यान रखेगा क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी टॉकिंग अबाउट देयर एक्ट्स, विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट 2013. तो बोलता है कि देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर दैट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग आर कंप्लाइड विथ. ठीक है. सो व्हेन द ऑडिटर रेफर्स टू बोथ ISAs and SAs, the auditor shall clearly identify the same, including the jurisdiction of the origin of other standards on auditing. ठीक है. तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर शुड बी एटलीस्ट अ मिनिमम रेफरेंस ऑफ द लीगल सेट आउट, मतलब लीगल रेगुलेशन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 700. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन. क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है बट बहुत सिंपल है, सुपर सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन जिंदगी में नहीं आ सकता. As an auditor of ABC Limited, in the view of given circumstance, you are required to draft a disclaimer of opinion
and the basis of disclaimer of opinion due to the auditor's inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the multiple elements of the financial statements. बोलता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ऑडिटर को एविडेंसेस नहीं मिला. अगर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ऑडिटर को एविडेंसेस नहीं मिला है तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा. तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट यू नीड टू ड्राफ्ट द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज वेल एज बेसिस. ओके, पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट वेरी सर्कमस्टेंस. Audit of a complete set of financial statements of an entity other than the company incorporated under Companies Act 2013 using the fair presentation framework. The audit is not a group company, that is SA 600 does not apply. So basically complete set एक separate entity है, organization जिसके लिए हम लोगों को evidences नहीं मिला है, which is incorporated under Companies Act. Well, the financial statements are prepared by the management of the entity in accordance with the accounting standards which are issued by ICAI as a general purpose. ठीक है. The term of the audit engagements are reflected in the description of the management responsibility for the financial statements ऐसे 210. ये तो सही लग रहा है. If at all the engagements are already discussed तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. So these are the pointers जो उन्होंने दिया है कि those responsibility oversight जो responsibility है, the person, those charged with governance, they are taking the onus of reviewing the governance, supervising the financial statement preparation. Ethical requirements are applicable. ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें लिखी है. अब वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दीजिए. मैंने कहा भाई ऐसे कैसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूँ? तो हम लोगों को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को ये लिखना होता है, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट. तो हम लोग यही चीज़ स्टार्ट करेंगे कि वी वर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC comprises of financial statements जिसमें बैलेंस शीट एज एट, P&L फॉर द ईयर एंडेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. अब हम लोग डायरेक्टली ओपिनियन पे आ जाएंगे. हम लोग बोलेंगे वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन. मतलब बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम लोगों ने पूरा प्रवचन दे करके रखा है कि इस कारणवश हमारे पास कुछ ओपिनियन नहीं है. एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट, वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड SAAE, हेंस नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन. अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या करेंगे? बेसिस ऑफ ओपिनियन में वी वेरी वेल नो वी नीड टू राइट 4 थिंग्स कि वी हैव परफॉर्म्ड अवर प्रोसीजर्स. बट यहाँ पे तो हम लोग स्टार्टिंग में लिख देंगे वी वर नॉट अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर कंपनीज एक्ट until 31st of March. Thus, did not observe the counting of physical verification. Basically inventory count करने नहीं मिला. हम लोगों ने alternative procedures लगाने की कोशिश की बट वो भी नहीं हो पाया. So in that particular manner there was numerous errors मिले हैं हम लोगों को. ये सब अपने हिसाब से आपको ड्राफ्ट करके लिखना है कि कौन से आइटम्स के लिए आपको एविडेंसेस नहीं मिले हैं. We were not able to confirm the account receivables. We were not able to understand the adjustments which were made. Unrecorded incomes पाई गई थी and based on which we have explained, we have given express disclaimer of opinion. ड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन लॉन्ग बैक ओल्ड सिलेबस में बहुत पूछा जाता था. न्यू सिलेबस में थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है, रेलिवेंटली लेस, बट स्टिल कभी अगर नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे हुए तो ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नेक्स्ट, एज एन ऑडिटर of XYZ Limited, in the view of given circumstance, you are required again to draft a adverse opinion. Again उन्होंने सेम टू सेम चीज़ें लिखी हुई है circumstances के नाम पे, बट आपको यहाँ पे adverse opinion लिखना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? We were appointed to audit. Audit तो हम लोगों ने किया बट material misstatement मिला है. तो directly jumping to the answer. Yeah. So we have audited the financial statements comprising of so and so for the period ended so and so, and फिर in our opinion and best of our information given to us by the management, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि based on the matter discussed in the basis of adverse opinion paragraph, we here state that the financial statements are not free from risk of material misstatement. They are not in conformity with applicable financial reporting framework. Do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India. फिर बेसिस में क्या लिखेंगे? एज एक्सप्लेन इन द नोट नंबर 10, द ग्रुप फाइनेंशियल. सब कुछ अपने मन से प्रवचन से आपको लिखना है. मैम ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ सकता है. फ्रैंकली स्पीकिंग आई सजेस्ट दे विल गिव यू द सर्कमस्टांस.
दे विल गिव यू द प्रॉपर सर्कमस्टेंस कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट करने गया है, बट ऑडिट करने के टाइम पे उसको ये चीज़ों के बारे में एविडेंसेस नहीं मिला, या ये चीज़ों के बारे में एविडेंसेस पार्शियली मिला है या गलत मिला है, तो वो चीज़ के बारे में आपको लिखना। तो दैट वाज अ ड्राफ्टिंग क्वेश्चन। अगेन यू नीड टू ड्राफ्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। तो तीनों चीज़ों के बारे में ओपिनियन ड्राफ्ट करना है। पहले डिस्क्लेमर बोला, फिर एडवर्स बोला, फिर अभी हम लोग बता रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे देंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे होता है? एक्सेप्ट फॉर। तो यूजुअली व्हाट डू वी से? या ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर्स डिस्कस्ड अंडर बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, हम ये कहना चाहते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल द मटीरियल रिस्पेक्ट, ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर सो एंड सो। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि सब कुछ सही है, बट एक आधा जो आइटम है विच इज़ डिस्कस्ड अंडर बेसिस ऑफ ओपिनियन, उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि वो चीज़ गलत है। अब कंपनीज का शॉर्ट टर्म मार्केटेबिलिटी सिक्योरिटीज़, कुछ एक एलिमेंट होगा इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट सही से नहीं इन्होंने रिकॉर्ड किया। दैट वाज दिस। ठीक है, तो दैट वाज ड्राफ्टिंग क्वेश्चन। 3 ड्राफ्टिंग क्वेश्चन, एडवर्स, डिस्क्लेमर एंड क्वालिफाइड। नेक्स्ट आता है AKDS Company and LLP are newly appointed statutory auditors of PKK Limited. During the course of audit, the statutory auditor have come across a certain significant observation which they believe could lead to material misstatements the financial statements। बोलता है कुछ ऐसे फाइंडिंग्स इनको मिले हैं जिससे इनको लग रहा है कि यार इट इज़ लीडिंग टू मटेरियल मिस्टेटमेंट। मैनेजमेंट हैज़ अ डिफरेंट व्यू and does not concur with the view of statutory auditor. Considering the statutory auditor are determining as to how to address these observation in their report। बोलता है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसके लिए ऑडिटर को लगता है कि मुझे ओपिनियन देना चाहिए, बट मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं नहीं, ये यहाँ पे हम लोग ओपिनियन देने नहीं देंगे। अब बताओ हाउ विल यू डील विद दिस। हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस मिल रहा है दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट, मैनेजमेंट इज़ ऑफ द डिफरेंट व्यू कि यार नहीं 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 कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? 705 के हिसाब से ही हम लोग तीनों के तीनों ओपिनियन को बता करके आएंगे। बोलता है क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकते हो इफ़ जो फीलिंग आपको है कि मिसस्टेटमेंट है वो मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है। एडवर्स दे सकते हो कि अगर वो मटीरियल एज वेल एज परवेसिव है। अगर आपको लगता है कि यू आर स्टिल ऑफ द व्यू कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट है बट एविडेंसेस नहीं मिला है, तो डिस्क्लेमर दे दो। तीनों चीज़ समझा करके आएंगे। सो इफ़ मैनेजमेंट रेफ्यूजेस, बेसिकली मैनेजमेंट लिमिटेशंस डाल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकते, तो हम लोग बोलेंगे जयराम जी की, तो फिर विड्रॉवल चेक कर लेंगे। डिटरमाइन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव एविडेंसेस, अगर मिल रहा है तो, नहीं तो विड्रॉवल करेंगे। नेक्स्ट easy questions round over here। 160 after accepting the statutory audit of Messrs All in One Limited, a department store, you became aware of the fact that the management of the company have imposed certain limitations on the scope of your assurance function, which may adversely affect and result into your inability to obtain SAAE to discharge your responsibility required by the statutes. Indicate the consequences for your responses imposed by the management on your scope। बोलता है कि मैनेजमेंट ने जो लिमिटेशंस ऐड की है उससे क्या होगा, मॉडिफिकेशंस आएगा। यू रिमेंबर 210 लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, बराबर है। अब ये जो लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो कि सर दिस इज गलत हो रहा है, ऐसा मत करो। इफ मैनेजमेंट अग्रीज टू रिमूव लिफ्ट अप दिस लिमिटेशंस, बहुत अच्छा चंगा। इफ नहीं, अगर मैनेजमेंट ये लिमिटेशंस को और भी कंटिन्यू रखता है तो हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉवल सीक कर लेंगे। सो इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिमूव सच और हम लोग ऐसे ही नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वी विल कंक्लूड एंड वी विल क्वांटिफाई द ओपिनियन कि क्या क्या चीज़ें हैं, मटेरियल है, परवेजिव है कि नहीं। एंड ऑल्सो वी विल कंक्लूड कि इसका पॉसिबल इफेक्ट। यू रिमेंबर 2 चीज़ें क्वालिफाइड में 2 चीज़ें बताई थी। जब भी आपको सबूत मिले हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर फलाना फलाना आइटम। व्हेन यू आर नॉट ऑब्टेनिंग एविडेंसेस, तो आप क्या करोगे, यू विल क्वालिफाई द स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑफ फलाना फलाना आइटम। वाई? बिकॉज एविडेंसेस नहीं मिला।
ठीक है। एंड अगर हमको लगता है कि बोथ मटेरियल एंड परवेजिव है, विड्रॉवल कर लीजिए या फिर डिस्क्लेमर कर लीजिए। विड्रॉवल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दीजिए। ठीक है। तो दैट वाज लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट के रिगार्ड्स में क्वेश्चन। तो दिस वाज मर्जिंग टू स्टैंडर्ड्स 210 एंड 705, बट इन्होंने रिपोर्टिंग का क्वेश्चन पूछा है, हेंस मोर रेलिवेंटली 705। 170, ALM Associates have been appointed as an auditor for Harry Limited, 55% of shares in Sam Limited. During the course of audit of Harry, the auditor of the company did not prepare consolidated financial statements because, as on the date of acquisition, the fair value of certain assets and liabilities were not ascertained. So, help LM and Associates in framing the opinion paragraph. 55% अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए हैं तो डोंट यू फील दैट दूसरी वाली कंपनी एक्ट्स एज सब्सी? अगर ये सब्सी है तो कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। कैन यू गिव अ रीजंस कि नहीं वैसे तो सब्सी है बट असेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यू पता नहीं है? कम ऑन, यू कैन नॉट से दैट कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का वैल्यू कैन नॉट बी असर्टेन बेस्ड ऑन दैट वी हैव not followed या फिर we have not prepared a consolidated financial statement. That will be a proper circumstance जहाँ पे आप बोलोगे you'll have to modify your opinion. 55% company did not apply consolidated financial statements. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, because it is a pervasive element यार, consolidation ना करना एक एलिमेंट पे इम्पैक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, इट इज स्प्रेड ओवर अक्रॉस, इट इज नॉट कन्फाइंड. So we'll say कि this is a material misstatement as well as pervasive, we'll give adverse opinion. ठीक है. Next question number 118. XYZ Limited is the company engaged in manufacturing of cranes. Okay. C.A. Sudhir is a statutory auditor of the company for the financial year 2021. The company has taken long-term funding for the capital requirement and short-term funding for the working capital. Okay. Long-term, short-term. Long-term for capital and short-term for working progress. Okay. During the course of audit, C.A. Sudhir found that the company's financial arrangements are about to expire and the company is unable to renegotiate or obtain the replacement financing. बेसिकली हमारा जो फंडिंग हम लोगों ने लेकर के रखा था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो एक्सपायर होने वाला है और अब इसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा फंडिंग देने के लिए तैयार भी नहीं है, नहीं मिल रहा है पैसा. As such, the company may be unable to realize assets and discharge its liability in the normal course of business. बोलता है कंपनी अपना असेट्स भी बेच बिचा करके लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाएगी. नोट्स टू अकाउंट्स एनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट. बोलता है कि जो भी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पैसा लेकर के रखा है नोट्स टू अकाउंट्स में कंपनी ने बताया है. द एक्सपीरियंस ऑफ द टोटल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हाउएवर, ये सारा बताया. हाउएवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड द डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ and the impact or the availability of the refinancing. बेसिकली उसने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया कि रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है, हमें पैसों की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला. बोला कि हम लोगों ने फंडिंग लिया था, उसका टर्म ऐसा था और ख़त्म हो रहा है. Thus, the financial statements do not fully disclose the fact. What kind of opinion will you give in this regards? मैंने आपको पहले बोला था HQDT, सिंपल एंड स्ट्रेट. डिस्क्लोजर में दो चीज़ें, मिसलीडिंग डिस्क्लोजर और ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर्स. तो यहाँ पे क्या बोला है, पार्शियल डिस्क्लोजर ओमिशन किया हुआ है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सब्सटैंशियल थिंग विच यू हैड टू डिस्क्लोज. इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स है विच आर मटीरियल बट नॉट परवेजिव, खाली लोन के बारे में है. तो लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे करके आए. मैम हैड इट बीन द केस ये लोन इतना बड़ा है that it is casting a significant doubt on entity's ability to continue as going concern, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे करके हैं क्योंकि वो मटेरियल एज वेल एज परवेजिव हो जाएगा. बट यू अगैन इन योर आंसर विल हैव टू मेक दैट अंडरस्टैंडिंग एंड अजम्पशन कि वी आर अज्यूमिंग कि जो भी
वी आर अज्यूमिंग दैट जो भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है दैट इज मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं डिस्क्लोज की है दैट इज मटेरियल एज वेल एज परवेसिव। ठीक है, अगर आपको एविडेंसेस मिल गया है, सॉरी डिस्क्लेमर नहीं, एडवर्स आएगा बेटा, क्योंकि एविडेंसेस मिल गए, एविडेंसेस मिल गए। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, सिंपल एंड स्ट्रेट। So, as discussed in note number 9, the company's financial arrangements are to expire and the company are unable to conclude the renegotiation. So, this may cast a significant doubt on entity's ability to continue as going concern, but the company has not adequately disclosed it. ठीक है, एडवर्स ओपिनियन दे करके आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। ABC Limited is a company engaged in manufacture of iron and steel bars. PP and Associates are the statutory auditor of ABC Limited for the financial year 2021. During the course of audit, CA Prakash, the engagement partner, found that the company's financial arrangement have expired and the amount outstanding was payable as on 31st of March 21. The company has been unable to renegotiate same. Cast a significant doubt on entity's ability to continue as going concern, बट इन्होंने बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया है। ये देखिए एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, वहाँ पे ना क्वेश्चन में खुद ने ही लिख दिया है कि यार ये रीनेगोशिएशन इज गोइंग टू कास्ट अ डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो ये भयंकर मात्रा में परवेसिव भी हो जाएगा ना। बट मैम अगर ये लोन छोटा अमाउंट का लोन था एंड जस्ट डिस्क्लोजर इज द थिंग विच इज इम्पैक्टेड, तो हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट देकर। सो यू नीड टू लुक एट द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको एडवर्स ओपिनियन जैसा चीज़ें मिल रहा है कि द थिंग्स आर मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, तो एडवर्स ओपिनियन दे करके आएगा। बट सेम क्वेश्चन विथ एडवर्स ओपिनियन। नेक्स्ट, MNO Limited is a power generating company in the northeastern states of the country for the financial year 2021. Okay. Messrs. PRT and Associates are the stat auditor of the company. Okay. During the course of audit, the audit team was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences about the single element of the consolidated financial statements. That is, the auditor was unable to obtain evidences about the financial information of the joint venture investment that represents over 90% of the total entity's net assets. It is confined with joint venture investment, but this is substantial. बोलो, इसके बारे में अगर एविडेंसेस नहीं मिले हैं तो ये परवेसिव एविडेंसेस नहीं मिले हैं, कौन सा ओपिनियन देकर क्या हो? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पे ना जोर जोर से एम्फोसाइज करके आने का कि बॉस 90% का मतलब होता है इट इज परवेसिव इन नेचर। समझ में आया? श्योर। डिस्क्लेमर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। ये इंटरमीडिएट पे ऐसा वाला क्वेश्चन खूब देखा होगा। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 MSD Limited faced an extraordinary event, earthquake, which destroyed a lot of business activities of the company. These circumstances indicate material uncertainties on the company's ability to continue as going concern. बोलता है कि भयंकर मात्रा में अब तो लगता है कि कंपनी नहीं चल पाएगा, मतलब धुड़ुम धुड़ुम earthquake आ रहा है। Due to such events, it may not be possible for the company to realize its assets or to pay off the liabilities during the course of its audit. The financial statements and notes of the financial statements of the company do not disclose this fact. बोलता है कि यार ये भयंकर मात्रा में ये जो कंपनी के फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट करने वाली स्थिति है, डिस्क्लोजर ही नहीं किया इन्होंने, बहुत गलत किया यार। ये डिस्क्लोज ना करना इज हाइडिंग
the factual information, omitting the information, qualified adverse disclaim, adverse, क्योंकि पहला परवेजिव है, दूसरा एविडेंसेस मिला है, तीसरा डिस्क्लोजर ना देना, अपने आप में मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स प्रस्तुत कर. In the present case, material uncertainty, entity's ability to continue as going concern. So, because ये मटेरियल एज वेल एज परवेजिव है, खाली क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा, इज इनसफिशिएंट, इसके लिए हम लोग एडवर्स लिखेंगे. सीधा सीधा बोल दो ना यार, एडवर्स लिखेंगे. ठीक, इंस्टीट्यूट बहुत घुमाता है. नेक्स्ट 122. C. Abhimanyu is the stat auditor of PQR for the financial year 2021. During the course of audit, C. Abhimanyu noticed the following. पहला, with respect to the data amounting to 150 crores, no balance confirmation was received. Yeah, no balance confirmation was received by the audit team. Further, there have been defaults on the payment obligation. Basically 150 करोड़ का डेटा था, उससे ना हमें कंफर्मेशन मिला है और ना ही हमें ये चीज़ पता चली है कि इनसे कोई रीपेमेंट मिला है क्या नहीं. ठीक है, सो देर इज़ अ पॉइंट कि हम लोगों को एविडेंसेस नहीं मिल रहा. The company has created a provision for doubtful debts in the tune of rupees 25 crores during the year. The company has stated that the provision is based on the receivables which are older than 36 months. 3 साल पुराना जो डेटर है उसके बेसिस पे हम लोगों ने 25% का प्रोविजन किया. Further, in respect of inventory which constituted 40% of the total assets of the company during the reporting period, the management had not undertaken the physical verification of inventory at the periodic interval. तो 40% ऑफ इन्वेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उस इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन भी मैनेजमेंट ने नहीं किया है. ठीक है, द ऑडिट टीम वॉज अनेबल टू अंडरटेक द फिजिकल वेरिफिकेशन. ठीक है, सो अंडर द सर्टन सर्कमस्टांस, बोलो बेचारा अभिमन्यु करेगा तो करे क्या. 150 करोड़ इज ऑल्सो वेरी मटीरियल नंबर, और इन्वेंट्री भी देखने जाए तो 40% टोटल असेट का कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जिसके लिए इनका प्रोसीजर सही नहीं है. अनेबल टू असर्टेन, एविडेंसेस नहीं मिला, खुद ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं किया, मतलब एविडेंसेस नहीं मिला. एविडेंसेस नहीं मिला फॉर मटेरियल एज वेल एज परवेजिव, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. प्लीज अंडरलाइन दिस. अनेबल टू वेरीफाई, और इन्वेंट्री में भी ऑडिट टीम वाज अनेबल टू अंडरटेक द फिजिकल वेरिफिकेशन. तो इससे आपको पता चलेगा दैट एविडेंसेस नहीं मिला है. फर्स्ट थॉट में शायद आपको ऐसा लग सकता है कि एडवर्स ओपिनियन दे दें, बट यहाँ पे मेक श्योर दैट यू मार्क द पॉइंट दैट एविडेंसेस नहीं मिले. Under the applicable standards on auditing, in what circumstance does the report on the statutory auditor requires modification? वो चार्ट याद आ रहा है, ऐसा बॉक्स. मटेरियल, not pervasive, material as well as pervasive, SAE obtained, SAE not obtained. ये 4 सर्कमस्टांसेस में लिख करके आएंगे. क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेम. बस ये चीज़ें लिख करके आनी है. ये कौन सी स्थिति में मॉडिफिकेशन आएगा? वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सबूत, इज एबल टू ऑब्टेन सबूत बेस्ड ऑन द मिसस्टेटमेंट विच आर मटीरियल नॉट परवेसिव, मटीरियल एज वेल एज परवेसिव. टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन. 124. C. Omkar is a stat auditor of Sabhyata Limited for the financial year 2021.
द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर टाइल्स, मतलब जो टाइल्स होती है वो बना रहे हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीए ओमकार ऑब्टेन सर्टन एविडेंसेस विच वर नॉट कंसिस्टेंट विद द अफर्मेशन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोलता है कि इनको जो एविडेंसेस मिला वो चीज़ें मैच नहीं कर रही थी. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ सी ओमकार विल डील विद दिस सिचुएशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. So as per SA 705, the auditor's responsibility to issue an appropriate report in the circumstances. Basically हम लोग चाहेंगे कि सही मायने में क्लियर ओपिनियन दे. तो यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशंस आ रहा है तो वी विल फाइंड दोज मॉडिफिकेशंस. इफ इट ऑल वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन SAE तो 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशंस. और मॉडिफिकेशन के 3 प्रकार दे करके आएंगे. Qualified if, not qualified, adverse if, this. एंड डिस्क्लेमर तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि इनकन्सिस्टेंट है, मतलब एविडेंसेस मिला है, तो डिस्क्लेमर नहीं शो करेंगे. लॉजिकली आंसर लिखिएगा गाइस. ज़रूरी नहीं है जहाँ क्वालिफाइड एडवर्स आ रहा है तो डिस्क्लेमर भी आए. वहाँ पे वो लोग क्या बोले, एविडेंसेस आर इनकन्सिस्टेंट. अंडरलाइन करो, अगर इनकन्सिस्टेंट है मतलब auditor has obtained SAE. अगर सबूत नहीं मिलते तो बात अलग थी, डिस्क्लेमर लिखते, बट सबूत मिला है तो डिस्क्लेमर नहीं लिखते. शायद ये ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, ये कलर दिख जाएगा. नेक्स्ट, द ऑडिटर्स इनेबिलिटी टू ऑब्टेन SAE. अब देखो ये सीधा सीधा सामने बोल रहा है कि एविडेंसेस नहीं मिल रहा. मे अराइज फ्रॉम द सिचुएशन. हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल क्वेश्चन. मार्क दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. बाकी सब इजी है. बोलता है इट मे अराइज फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क और द लिमिटेशंस प्रोवाइड. मैंने कहा हाँ. बोलते गिव सम एग्जांपल्स. हमको एग्जांपल्स दे दीजिए. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ईच सर्कमस्टांस. के ऐसा क्या हो सकता है कि एंटिटी के बियॉन्ड, एंटिटी के स्कोप के बियॉन्ड चीज़ें हैं और हमको एविडेंसेस ना मिले, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट समय ना मिले और लिमिटेशंस. तो सबके एग्जांपल्स देना. पहला, एंटिटी के कंट्रोल के बियॉन्ड में स्थिति, रिकॉर्ड्स चूहे खा गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए. हो सकता है कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स जो है, मतलब एंटिटी के जो ब्रांच है, सबसी है, इसको गवर्नमेंट ने सीज कर लिया, तो उसका इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला. नेक्स्ट, द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई. ये ऑडिटर्स वर्क में जहाँ पे एंटिटी का जो मेथड है वो इक्विटी मेथड है और ऑडिटर अपने प्रोसीजर से एविडेंसेस नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, ये ऑडिटर की इनकैपेसिटी. नेक्स्ट, द टाइमिंग. बेसिकली अगर हमने आपको AGM में अपॉइंट किया है तो हो सकता है 31 मार्च पे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन ना किया हो इन्वेंट्री का. ऑडिटर डिटरमाइंस के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर अलोन नॉट सफिशिएंट बट द एंटिटीज कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव. बेसिकली हमको ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई कर ले, बट सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी अप्लाई नहीं हो पा रहे. कंट्रोल्स आर ineffective. So auditor wishes to perform substantive procedures, but वो substantive procedures alone is also not sufficient. नेक्स्ट, इनेबिलिटी. मैनेजमेंट ने क्या रेस्ट्रिक्शंस प्रिवेंट किए, डेटर को कंफर्मेशन नहीं देने दे रहे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या इन्वेंट्री का फिजिकल काउंटिंग नहीं करने दे रहे. सो हर एक सिचुएशन में 2 एग्जांपल्स है.
डिस्ट्रॉयड डेटा और गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। नेचर टाइमिंग, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें बोलेंगे कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई हो रहे और जिस टाइम पे हमको अपॉइंट किया था वहाँ पे इन्वेंट्री का काउंटिंग नहीं हो पा रहा। और मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशंस में दो लिमिटेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the auditor modifies the audit opinion, the auditor shall use the heading as qualified, adverse and disclaimer as appropriate for the opinion section. As an expert, you are required to brief the special consideration required for expressing qualified, adverse and disclaimer. Special consideration में क्या, ये एक चीज़ तो गाते आ रहे हैं, material, pervasive, evidences obtained, not obtained. What is special consideration? तो क्या क्या लिखेंगे उसके, आरटीपी का क्वेश्चन है तो उसका ड्राफ्ट लिखना है आपको यहाँ। विल यूज द फ्रेज एक्सेप्ट फॉर। और स्पेशल कंसिडरेशन फॉर एडवर्स ओपिनियन टू बी विल स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में हम लोग लिखेंगे कि ओपिनियन ही नहीं है, डज नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मैंने ये भी लिखा था कि वेन एवर यू एड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन you are not allowed to state any matter as key audit matter. Underline this. So जब ये special consideration है, जब भी auditor disclaims, the auditor report shall not include KA. सीएम मधु वाला केस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, सीएम मधु is a statutory auditor of Lakshmi Limited for the financial year 2021 in respect of the loans and advances of rupees 75 lakhs given to Simran Private Limited. The company has not, ये सेम क्वेश्चन आगे पता चल रहा है आपको, ये लोन लान लिया, दिल ना लिया वाला क्वेश्चन सेम। So it is the same question which we have already completed. The company has not furnished the agreements and हमको rate of interest नहीं पता, the terms of repayment नहीं पता है, हमको कुछ भी नहीं पता। So what kind of opinion will we give? पहला हम लोग बोल देंगे qualified opinion will give if at all खाली loan is material not pervasive, but we can even give an adverse opinion, disclaimer of opinion अगर ये matter disclaimer matter material as well as pervasive। ठीक है, ये वाला पॉइंट इज समथिंग विच आई डू नॉट सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने दोनों ही ओपिनियन मतलब आंसर्स में अलग अलग व्यू कास्ट किया। एडवर्स वाला ओपिनियन वो लोग क्यों दे रहे पता है, दे आर लाइक कि अगर एविडेंसेस आपको नहीं पता है, यू ट्राई ऑब्टेनिंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंसेस। नाउ दैट इज वेयर अगर एविडेंसेस मिलता है एंड यू फील कि द सिचुएशन इज नॉट करेक्ट तो आप एडवर्स ओपिनियन देंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव आपको ये ओपिनियन नहीं देना। ठीक है, आपको दो ही ओपिनियन देना है क्योंकि एविडेंसेस नहीं मिल रहा, यू आर अनएबल टू वेरीफाई दिस। ठीक है, सो अंडरलाइन कंपनी हैज नॉट फर्निश्ड द एग्रीमेंट्स, सो हमको चार्जेबिलिटी वी वर अनएबल टू वेरीफाई। ये सेम ऊपर वाला पॉइंट, अगर वी आर अनएबल टू वेरीफाई जो मैंने अंडरलाइन करवाया, डिस्क्लेमर के बारे में बात की थी। नेक्स्ट 705 फाइनली जाकर के यहाँ पे खत्म होता है।